Hello everyone, I am Dr. Dietitian Shinu Sanjeev and I welcome you all in Healthify Healthpreneur Health Talk series. And today we will discuss upon musculoskeletal disorder. And for the discussion, we have with us Dietitian Radhika from Nagpur, Maharashtra. Welcome Radhika, how are you doing? Ma'am, thank you so much for having me here. I'm doing absolutely great and I hope you're doing great as well. And it is a privilege to be here and to share some insights on this topic, musculoskeletal disorders. So thank you for having me here. Thank you, most welcome dear. आप कब से इस फील्ड में वर्क कर रहे हो राधिका एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में कुछ वर्क किया है या क्या क्या वर्क किया है अभी तक? सो बेसिकली मैंने एक्चुअली अगर मैं अपना बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो आई हैव कंप्लीटेड माय डेंटिस्ट्री एंड ड्यूरिंग माय डेंटिस्ट्री इयर्स मुझे लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में जैसे जैसे अवेयरनेस आने लग गई थी तो आई वाज मोर इंक्लाइंड एंड आई गॉट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड न्यूट्रिशन टुवर्ड्स एनी डिसऑर्डर फॉर दैट मैटर एंड स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आई हैव बीन थ्रू दैट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर नॉर्मल बैक पेन हुआ है मुझे एंड आई कुड मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड आई कुड ऑल्सो सी कि आजकल ये कितना प्रिविलेंट है इन टूडेज टाइम्स so that is what got me into this area of interest. वेरी नाइस डेफिनेटली जब किसी भी डिजीज से या किसी भी ऐसे डिसऑर्डर से हम भी गुजरते हैं तो हम पेशेंट्स को और ज्यादा बेटर वे में हील कर पाते हैं उनको बेटर कर सकते हैं। राधिका आप हमारे हेल्थीफायर हेल्थप्रेन्योर ग्रुप के कम्युनिटी के मेंबर हो जो कि पैन इंडिया कम्युनिटी है, आपको उसमें कैसा लग रहा है और कुछ आप उसमें शेयर करना चाहोगे? I am super blessed and grateful to be a part of this community because I have joined this community in the month of July and मैंने इतना देखा है कि there are so many mentors and हर कोई इतना supportive है. Not only the mentors are definitely very supportive. हर चीज पे hand holding होती है. अगर मैंने कुछ भी query डाल दी तो I am pretty sure I am like relaxed at the back of my mind कि मेरी query solve हो ही जाएगी. मेरे mentors solve करते हैं and also my other community dietitians and fellow members are very helpful. Everybody supports each other a lot जो मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है. So I am very glad to be a part of this community. Okay, thank you. Definitely we learn and grow together in this community. So आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. The first question is कि what exactly is musculoskeletal disorder? Okay, so before I tell you about what is musculoskeletal disorder, मैं आपको बताना चाहूंगी सबको कि musculoskeletal health क्या होती है. So musculoskeletal break करेंगे हम. Musculo means muscle, skeletal means skeleton, means related to bones. तो इसमें हमारा muscles आ गया, tendon आ गया, ligament आ गया, joints आ गए, bone आ गए, cartilage हो गया, connective tissue हो गया, right? तो ये सब as we all know ये सब हमें movement में काम देती है, okay? तो हमारे अलग अलग इसके फंक्शंस कैसे रहता है कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है इट विल पुल ऑन द बोन और ऐसा मूवमेंट हो पाता है. साथ ही साथ हमारा सबसे मेन कार्डियक मसल जो है वो हमें ब्लड सर्कुलेशन में फैसिलिटेट करता है. सो ये हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. अब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड रहता है. जैसे अगर मैं मसल की बात करती हूँ तो मसल लॉस विद एज होता है जिसे हम सार्कोपीनिया बोलते हैं. बोन लॉस विद एज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रहता है. तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली एमएसटी वो है जो हम सपोर्ट स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट इन तीनों में इफेक्ट होता है. अदरवाइज अगर हेल्थी वाइज देखा जाए तो इन तीनों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज डिसऑर्डर होता है. तो ये जेनेटिक है या ऑटो इम्यून है और क्या क्या एमएसडीज हैं? ओके, तो एमएसडी जेनेटिक है या ऑटो इम्यून है, इसका आंसर है कि ये जेनेटिक भी होते हैं और ये ऑटो इम्यून भी होते हैं. बिकॉज जेनेटिक वाइज अगर हम देखते हैं तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर मैं बात करती हूँ तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक स्पेसिफिक जीन हमारी बॉडी में दिखता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4. अगर ये जीन हमारी बॉडी में रहता है एंड अगर ये हमें फैमिली के थ्रू आता है, दैट मीन्स इफ आवर पेरेंट्स हैड र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस तो हमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो ये एक जेनेटिक पार्ट हो गया. ऑटो इम्यून पार्ट में भी वही अगर मैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेती हूँ तो इट इज जेनेटिक ऑल्सो एज वेल एज ऑटो इम्यून ऑल्सो.
नॉट नेसेसरी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के थ्रू ही आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस आए, परहैप्स अगर आपको कोई प्रीवियस इन्फेक्शन वगैरह था या मे बी क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण, सो देर आर मेनी etiologies of particularly rheumatoid arthritis. So it could be genetic also and autoimmune also. एंड ऑटोइम्यून में और मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगी तो ऑटोइम्यून में मायोसाइटिस करके रहता है, जिसमें मसल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसमें क्या करता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद की सेल्स को अटैक करता है, तो उसके कारण मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है एंड ऑल द अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सीन. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स. तो इसमें क्या होता है कि नर्व्स में जो फैटी, बेसिकली हमारी जो नर्व्स रहती है वो फैटी लेयर से प्रोटेक्टेड रहती है, बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें वो फैटी लेयर ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नर्व वो निकल जाती है, उसकी वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द नर्व निकल जाती है, तो उसके कारण हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. Very nice सो टू information. कंक्लूड, ऑटोइम्यून जेनेटिक दोनों होते हैं मस्कुलोस्केलेटल और डिसऑर्डर. कौन कौन से एमएसटीज हैं बाय नेम अगर हम बात करें तो कौन कौन से? Okay, so there are many different types of MSD. जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगी rheumatoid arthritis हो गया, second would be osteoarthritis, then fibromyalgia करके रहता है, fourth is gout जिसमें uric acid का level बढ़ता है, psoriatic arthritis करके एक रहता है, then systemic lupus erythematosus SLE करके एक रहता है, साइटिका रहते हैं, नॉर्मल सार्कोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन वंस. Okay. And how prevalent is these and who is most at risk? ओके, सो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का प्रिवेलेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो फिलहाल स्टैटिस्टिक्स वाइज अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट अराउंड 570 मिलियन केसेस देखे गए इसके बारे में. एंड अगर आई टॉक अबाउट हु इज मोस्ट एट रिस्क, तो एक जनरल ओल्डर पॉपुलेशन इज एट अ हायर रिस्क फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, बट आजकल एम्फेसिस हम यंगर जनरेशन में भी देख रहे हैं because of the occupational means because of which lifestyle they are following. Example मैं अगर बात करती हूँ तो work related musculoskeletal disorders देखने को मिलते हैं today's generation में, कि for example if I give my example itself कि अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो this is something which is going to cause me shoulder and back pain in the future times if I don't practice proper posture from now onwards. Okay, तो वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आजकल यंगर जनरेशन में देखने को मिलते हैं, एंड इवन चिल्ड्रन में जुवेनाइल आर्थराइटिस देखने को मिलता है. तो दिस इज समथिंग कि इन जनरल अगर हम बात करते हैं कि हु इज मोस्ट एट रिस्क, तो वैसे तो डेफिनेटली ओल्डर पॉपुलेशन है, बट इवन वी आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड. यंगर जनरेशन को भी वर्क रिलेटेड या ड्यू टू अदर स्ट्रेस के कारण भी हो ही रहा है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. And what are the key risk factors associated with this? ओके, सो की रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते तो सबसे पहला तो एज ही बात करेंगे कि विथ एज हमारा नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है जॉइंट्स के अराउंड, तो विथ एजिंग डेफिनेटली इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर. सेकेंड वुड बी जेंडर. विमेन में ज्यादा देखने को मिलते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, एक्सेप्ट फॉर अगर मैं बात करती हूँ गाउट, जो कि जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, तो वो मेन में ज्यादा देखने को मिलता है. देन थर्ड वुड बी ओबेसिटी. अगर हम ज्यादा ओवरवेट या ओबेस रहे तो हमारे जो भी नॉर्मली वेट बेरिंग जॉइंट्स है, वेट बेरिंग जॉइंट्स मतलब जो हमारे शरीर का भार सह रहे हैं, तो जो हो गया स्पाइन हो गया, हिप्स हो गया, नीज हो गया, तो अगर इन पे एक्स्ट्रा लोड इफ दे आर बेरिंग द एक्स्ट्रा लोड, तो उसके कारण भी वेयर एंड टेयर का प्रोसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ओके, then smoking is also a very big risk factor because this is something I have to emphasize because आजकल सारे लोग just to escape the stress they smoke and this causes inflammation. इसके कारण impaired wound healing होती है. So smoking is one of the risk factor. Your work is also one of the risk factor. That means your poor posture during working. अगर आप सही से बैठे नहीं हो. Now, if your job requires you to continuously type, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि कंप्यूटर इंजीनियर है, right?
and if they are most of the times they are found to be using laptops and typing, right? तो अगर वो रिस्ट की पोजीशन उनकी सही से नहीं रखते हैं, कॉन्स्टेंटली बेंट एक पोजीशन या फ्लेक्स पोजीशन में रहता है, तो यहाँ पे उनकी नर्व इम्पिंजमेंट के भी आगे जाके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो योर ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर. देन योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर वही मैं अगर बात करती हूँ कंप्यूटर इंजीनियर्स की, तो दे आर कॉन्स्टेंटली, इफ दे आर एट वर्क एंड कॉन्स्टेंटली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, जो कि स्पेशली कोविड टाइम्स में देखा गया था कि एक ही जगह पे बैठ गए, क्योंकि इतना कंफर्ट रहता था वो होम में या एक प्लेस पे कि एक ही जगह पे कंप्यूटर लेके बैठ गए काम करने को, तो उठते ही नहीं थे घंटों घंटे. तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण भी आपको मसल वीकनेस एंड मसल डिस्कम्फर्ट हो सकता है. साथ ही साथ आपको नर्व प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली हो सकते हैं. जैसे अगर मैं बात करती हूँ, इफ यू आर कॉन्स्टेंटली सिटिंग, तो आपकी जो साइटिक नर्व है, जो हिप्स के नीचे से रन करके लेग तक नीचे तक जाती है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली बैठे रहे तो वो कहीं जाके इम्पिंज भी हो सकती है बिकॉज ऑफ मसल टाइटनेस, तो वो जाके भी इरिटेट कर सकती है. So these are some of the risk factors I would like to say are, and apart from that, as I told you, genetic and autoimmune bhi are the big risk factors. डेफिनेटली. तो विथ लाइफ स्टाइल मेन चीज जो है मूवमेंट एंड पोस्चर, ये दोनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप नहीं चाहते हो कि एमएसटी प्रॉब्लम आपको हो. Yes. आप डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि थ्रू न्यूट्रिशन या डाइट उसमें क्या हम प्रॉपरली ले सकते हैं कि एमएसटी से प्रॉब्लम्स ना हो या प्रिवेंट कर सकें या प्रोग्रेसिव ना? ओके, सो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल रहता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में, एंड इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हो, वेदर इट इज समथिंग व्हिच इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी और वेदर इट इज समथिंग व्हिच इज सप्रेसिंग योर इन्फ्लेमेशन. सो नॉर्मली अगर मैं इन्फ्लेमेशन की बात करती हूँ, तो इन्फ्लेमेशन टू सम अमाउंट इज गुड, बट जब वो एक्सीड हो जाता है और क्रॉनिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलते रहता है, दैट इज समथिंग व्हिच इज बैड फॉर द बॉडी, एंड इसी के कारण हमारे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस बढ़ते हैं. एंड टू टॉप इट ऑफ, अगर आप इन्फ्लेमेटरी फूड्स रहते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, प्रोसेस्ड ड्रिंक्स हो गए, हाई इन ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स, तो इसके कारण आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ सकता है. वही अगर आप होम मेड फूड्स लेते हो विच आर लीस्ट प्रोसेस्ड, नॉर्मली ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रहते हो, तो उसके कारण आपका इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली कम होता है. और अगर मैं पर्टिकुलरली अभी बात करती हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला तो हमारा कैल्शियम आ जाएगा. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन बोन मिनरलाइजेशन एंड बोन प्रिजर्वेशन. तो कैल्शियम के अलग अलग सोर्सेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो कैल्शियम के सोर्सेस वुड बी रागी, विच इज अ मिलेट. आज ये 2023 is declared as the millet year, right? So we should all incorporate millets in our diet. So ragi is very rich source of calcium. Second would be rajgira or amaranth, जिसको हम बोलते हैं, which is that is also a good source of calcium. हमारा जो drumstick होता है, drumstick leaves is also a very good source of calcium. And mainly हमारा milk and milk products are good sources of calcium. So yeah, these are some of the foods that you have to include. And yes. और क्या की न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो हेल्प करें? ओके, बोन हेल्थ के लिए अगर मैं की न्यूट्रिएंट्स की बात करती हूँ, ये तो मैंने फूड्स एक शॉर्ट में बता दिया, बट अगर की न्यूट्रिएंट्स की बात करती हूँ बोन हेल्थ में, तो सबसे पहला कैल्शियम ही हो गया, क्योंकि कैल्शियम एक्चुअली कैसा रहता है कि बोन का हाइड्रोक्सी एपेटाइट करके है, उसे फॉर्म करता है. तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये फॉर्म होता है बाय कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, and therefore calcium is the most integral component. And as I told you, the sources rajgira, ragi, milk and milk products. Second would be phosphorus. तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों फॉर्म कर रहा है, राइट? तो फॉस्फोरस रिच फूड्स आर आल्सो नेसेसरी, बट टू एम्फसाइज दैट अगर आप एक्सेस फॉस्फोरस लेते हो तो उसके कारण आपका कैल्शियम भी लीच आउट हो सकता है बोन से. तो एडिक्वेट अमाउंट में फॉस्फोरस लेना चाहिए. एंड फॉस्फोरस के अच्छे सोर्सेस की बात करती हूँ, तो मीट प्रोडक्ट्स, ये मीट डेयरी प्रोडक्ट्स वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर फॉस्फोरस. Third would be I would focus now more on minerals. Yeah,
थर्ड मिनरल वुड बी आयरन. सो बेसिकली कैसा रहता है कि आयरन जो रहता है वो मसल का एक इंटीग्रल कंपोनेंट बनाता है मायोग्लोबिन. सो आयरन इज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन इट, इन द मसल नोन एज मायोग्लोबिन. और ये जो मायोग्लोबिन है इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर एंड द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल. इसलिए भी आयरन की बहुत जरूरत रहती है. ओके. Then vitamin K is also one of the key nutrient for bone health because it helps in the formation of bone matrix by modifying amino acids or proteins. ये विटामिन के कुछ प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है बोन में एंड देन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स. देन आई वुड टॉक अबाउट विटामिन ए. तो विटामिन ए का कैसा रोल रहता है कि जो हमारे बोन के सेल्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. तो ये जो अगर ये ऑस्टियोब्लास्ट है तो ऑस्टियोब्लास्ट पे रेटिनोइक एसिड या विटामिन ए के रिसेप्टर्स रहते हैं एंड देयरफॉर आल्सो विटामिन ए की जरूरत पड़ती है हमें. एंड विटामिन ए आल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्यूनिटी एज वेल. ओके. एंटीऑक्सीडेंट्स की मैं बात करती हूँ तो देखे जाते हैं ये सब फ्लेवोनॉइड्स हो गया, लाइकोपीन हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गया. कैरोटेनॉइड्स हमारे कैरेट में दिखते हैं. मतलब बेसिकली इट इज अ विटामिन ए का ये रहता है, इट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए. देन पॉलीफिनॉल्स हो गया विच इज फाउंड इन ग्रेप्स, बेरीज, ग्रीन टी. So all these key nutrients are important. Other than that, omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids are definitely very much necessary for bone preservation, bone remodeling. And अगर मैं बात करती हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो इसमें एनर्जी कैसा है कि आजकल हर कोई इतना ज्यादा फॉर सम रीजन, मे बी इट कुड बी एस्थेटिक रीजंस, आजकल टीनेजर्स भी बहुत फैट डाइट्स कर रहे हैं. तो अगर उस एज में उन्होंने फैट डाइट्स किया तो उनका स्केलेटल डेवलपमेंट बहुत हैम्पर हो सकता है. तो प्रॉपर कैलोरी इंटेक लेना बहुत जरूरी है. एंड ये प्रॉपर कैलोरी इंटेक के साथ साथ वेट भी मेंटेन करना उस एज में भी जरूरी है इन द यंगर, इन योर यंगर ईयर्स, बिकॉज अदरवाइज आपका रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ जाता है. प्रोटीन की मैं बात करती हूँ तो प्रोटीन इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन. बट ऑल्सो और एक चीज एम्फोसिस करूंगी कि एक्सेस प्रोटीन से एसिडिटी बढ़ती है. अगर एसिडिटी बढ़ गई तो क्या करता है हमारा बॉडी कि जो भी कैल्शियम है वो बोन में से निकाल के वो ब्लड में लाता है टू काउंटर एक्ट दैट एसिडिटी. सो दीज आर सम ऑफ द की न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर योर बोन हेल्थ. थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने राधिका. कैल्शियम इंटेक कैसे रिलेट करता है बोन हेल्थ को, बोन स्ट्रेंथ को, और क्या ऐसे हमारे फूड्स हैं जिसमें कैल्शियम रिच है? ओके. सो कैल्शियम कैसे रिलेट करता है बोन स्ट्रेंथ से? तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू बोन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल. तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल इज बेसिकली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट. तो अगर ये खुद ही इतना इंटीग्रल कंपोनेंट बोन का कैल्शियम है तो डेफिनेटली इट इज अ मस्ट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल दैट यू हैव टू बी गिविंग थ्रू द डाइट. सो कैल्शियम इन आर स्केलेटल डेवलपमेंट ईयर्स जो रहते हैं हमारे, जो कि बचपन में रहता है जब हमारा स्केलेटन डेवलप होते रहता है, तब बोन का मिनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट होना, बोन का हार्डनेस होना, ये कैसे होता है? ये हार्डनेस, रिजिडिटी बोन की कहाँ से होती है? It is possible only because of calcium, right? I mean, calcium and other minerals, of course, but calcium the most important, right? तो बोन की स्ट्रेंथ, अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम लेते हैं तो प्रॉपरली हमारे बोन्स ग्रो होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. क्योंकि अगर ये नहीं हुए हार्ड एंड रिजिड तो हमें वीकनेस हो सकती है एंड फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं. साथ ही साथ कैल्शियम बोन रिमॉडलिंग में भी यूज होता है. सो थ्रू आउट आवर लाइफ ईयर्स कैसा रहता है कि बोन एक कांस्टेंट नहीं रहता है. आपका जो ओल्ड बोन है वो डिस्ट्रॉय होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. अदर देन दैट कैल्शियम इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स. मसल की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व के इम्पल्सेस सही से कंडक्ट हो, इसके लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू नीड कैल्शियम इन योर डाइट. एंड अगर मैं रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम की बात करती हूँ तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वुड बी अ गुड सोर्स. राजगीरा वुड बी अ गुड सोर्स, दैट इज amaranth. Third is ragi, which is a type of millet. Milk and milk products are really good sources. Cheese is a good source.
अगर आप मिल्क नहीं लेते होंगे फॉर सम मैटर, देन यू कैन ऑल्सो हैव योगर्ट, एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव योर मीट, फिश, पोल्ट्री एज वेल। वेरी नाइस। राधिका, भी हमने जब भी बातें की कि क्या 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 मिनरल्स, वाइटामिन एंड क्या मैक्रोस नीडेड होते हैं, तो अभी हमने एज ए डाइटिशियन बहुत बात की। अगर इसको हम जनरल उसमें बात करें कि फॉस्फोरस चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो फूड से रिलेट करके आप बताओगे कि हर कौन से मैक्रोस में क्या क्या फूड रिलेटेड है एंड मिनरल्स में कौन कौन से फूड रिलेटेड है? ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम का तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सोर्सेस। या आई फॉरगॉट टू टेल यू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, बिकॉज मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है मैग्नीशियम। साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व्स और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी मैग्नीशियम की बहुत आवश्यकता रहती है। तो मैग्नीशियम के सोर्सेस में बात करती हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स आर गुड सोर्सेस ऑफ मैग्नीशियम। एंड देन फॉस्फोरस का जो आई टोल्ड यू, फॉस्फोरस इज फाउंड इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, राइट। other than that, if I talk to you about vitamin K की मैंने बात की थी, which helps in the formation of bone matrix. तो विटामिन के लिए you will have to take broccoli, green leafy vegetables जैसे spinach हो गया। एंड ये नॉर्मली आपके डाइट में कैसा मतलब आजकल के टाइम्स में मतलब यंगर जनरेशन आर मोर प्रेफरिंग आउटसाइड फूड। तो अगर आप नॉर्मली होममेड फूड्स अगर आप लेते हो तो एडिक्वेट अमाउंट्स में आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। गुड, नाइस। इसके अलावा ओमेगा 3 हम सीड्स के थ्रू ले सकते हैं, नट्स के थ्रू, वॉलनट के थ्रू ले सकते हैं। और प्रोटीन में मोस्टली हम लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन के सोर्सेस हो गया, सोया हो गया, इन चीजों से अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो यहाँ से चीजें ले सकते हैं। विटामिन डी का क्या रोल है एग्जैक्टली, एंड विटामिन डी के सोर्सेस क्या है, या कोई सप्लीमेंटेशन भी हम सजेस्ट कर सकते हैं और क्यों रिक्वायर्ड है? सो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही तो कैल्शियम सही से अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। कैल्शियम सही से अब्जॉर्ब नहीं रहेगा तो वीकनेस हो जाएगी बोन्स में, राइट। तो विटामिन डी के अगर हम सोर्सेस की बात करते तो बेस्ट सोर्स वुड बी सनशाइन। सनशाइन, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी सनशाइन भी बोलते हैं, राइट। बिकॉज मोस्टली कैसा रहता है कि हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है विटामिन डी, बट जैसी सनलाइट हमारे स्किन में गिरता है तो इट कन्वर्ट्स, लिवर में कन्वर्जन होता है एंड देन फाइनली किडनीज में कन्वर्जन होता है ऑफ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कन्वर्ट होने के बाद ही आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन सही से हो पाता है। सो सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स। सेकेंड, अगर मैं फूड्स की बात करती हूँ विटामिन डी की, तो मशरूम्स आर वेरी गुड सोर्स। स्पेशली आप क्या कर सकते हो कि टू इंक्रीज द विटामिन डी इन मशरूम्स, व्हाट यू कुड डू इज you could put them in the water and expose them in the sunlight outside your balcony, right? And so it would be a good source of vitamin D. और विटामिन डी आजकल फोर्टिफाइड फूड्स में बहुत देखने को मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर हो गई है कि क्या किस चीज की डेफिशिएंसी है। तो फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड मिल्क में भी आजकल विटामिन डी देखने को मिलता है। बट इफ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट कि टू ऑब्टेन विटामिन डी इन इट्स बेस्ट अमाउंट इज टू गो इन द सनलाइट at least for 15 to 20 minutes, especially in the morning जब धूप कम होती है, not during after 12 PM जब excessive हो जाती है और UV exposure आपका बढ़ सकता है। So best would be the morning sunlight for that. Okay. So are there specific dietary habits that may contribute to joint inflammation or arthritis, and how a person can avoid them? Yes, there are specific dietary habits which may contribute to joint inflammation. जैसे कि मैं बात करती हूँ अभी हाई शुगरी फूड्स की। तो हाई शुगरी फूड्स जो कि हमारे प्रोसेस्ड फूड्स में दिखते हैं, जूसेस में दिखते हैं, हमारे कोको कोला हो गया, तो इसमें बहुत सारा ज्यादा शुगर रहता है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाता है और डिफरेंट डिसीजेस दे सकता है, नॉट जस्ट मस्कुलोस्केलेटल बट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। सो यू शुड अवॉइड शुगरी फूड्स, ओके। सेकेंड वुड बी यू शुड अवॉइड ऑल्सो दोज फूड्स विच हैव एक्सेस फॉस्फोरस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि भले ही कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन के लिए एसेंशियल है, बट अगर एक्सेस अमाउंट में हम फॉस्फोरस लेते हैं
तो क्या होता है कि कैल्शियम लीच आउट होता है बोन से, मतलब क्या बॉडी कैल्शियम को निकालती है बोन से और ब्लड में लाती है। ओके, तो ये जो कि डेटेरियोरेटिव रहता है हमारे बोन हेल्थ के लिए। और ये एक्सेस फॉस्फोरस हमें देखने को मिलता है इन आर प्रोसेस्ड फूड्स एंड ऑल दोज आउटसाइड फूड्स। ओके, थर्ड वुड बी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट को हम अजीनोमोटो भी बोलते हैं। तो इसके कारण ना कि इट इज अ टाइप ऑफ फूड एडिटिव बेसिकली, तो इसके कारण आपको हेडेक, डिजीनेस हो सकता है एंड मसल टाइटनेस भी हो सकता है। So this is something that has to be avoided, and it is mostly found in your Chinese foods like noodles हो गया, chili paneer, anything, any Chinese food. Okay, then fourth thing that has to be avoided is for specific conditions की अगर मैं बात करती हूँ तो specific conditions में I would talk is जैसे गाउट की अगर मैं बात करती हूँ जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसमें प्यूरिन रिच फूड्स, मतलब मीट हो, रेड मीट स्पेशली हमारा मटन हो गया, सी फूड्स, दैट यू नीड टू अवॉइड। ओके, तो ये अवॉइड करने से आपका यूरिक एसिड लेवल्स काफी कम मतलब होने के चांसेस हो जाते हैं। आई मीन गिवन दैट हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है उसके साथ ही साथ, तो सर्टेन कंडीशंस के लिए सर्टेन फूड्स अवॉइड करने पड़ते हैं। जैसे गाउट के लिए या यूरिक एसिड बढ़ गया तो प्यूरिन रिच फूड्स अवॉइड करने पड़ते हैं। उसके साथ ही साथ रेड मीट की मैंने बात कर दी, बट इसमें लेग्यूम्स भी अवॉइड करने पड़ते हैं कुछ कुछ, स्पेशली होल पल्सेस जैसे राजमा हो गया और जो भी हमारे होल पल्सेस हो गए, तो ये सब हमें अवॉइड करने पड़ते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ ग्लूटेन की, तो ग्लूटेन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन व्हीट, तो दैट इज ऑल्सो स्टडीज में देखा गया कि ये भी इन्फ्लेमेशन में कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। सो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि ऑल टुगेदर ग्लूटेन बंद कर दीजिए या टोटली ग्लूटेन फ्री जाइए, बट जितना हो सके उतना मिलेट्स इनकॉर्पोरेट कीजिए और बाकी सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हीट, that would suppress your inflammation. So to conclude, I would say sugary foods हो गया, monosodium glutamate हो गया, phosphorus हो गया, then gout के लिए मैंने purine rich foods बता दिया, gluten बता दिया. I would also emphasize on excess salt. Yes, excess salt is something, इससे water retention बढ़ता है, और swelling और stiffness बढ़ता है। साथ ही साथ अगर आप एक्सेस सॉल्ट लेते हो तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है बॉडी में। और देर आर सो मेनी हिंडरेंसेस, मतलब देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नेगेटिवली। तो नेगेटिवली क्या क्या अफेक्ट करता है हमारा एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस टी, एक्सेस कैफीन, एक्सेस अल्कोहल, स्मोकिंग, तो ये सब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सो या दीज आर सम ऑफ द फूड्स दैट हैव टू बी अवॉइडेड। एंड कैफीन रिच फूड्स एंड अल्कोहल, ये तो Yes. करने। एक चीज ऐड ऑन करूंगी मैं कि अगर गाउट है, ये यूरिक एसिड के चैलेंजेस हैं, तो और आपको ऐसी चीजें लेनी है जिसमें प्यूरिन्स हाई हैं, जैसे आपने बात की राजमा हो गया और दूसरे लेग्यूम्स हो गए, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स। अगर लेमन ड्रॉप्स आप ऐड कर लेंगे तो वो थोड़ा अल्कलाइन हो जाएगा, तो वो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर कभी आपको सर्व हो जाता है, आपको लेना है, इस तरह से आप कर सकते हो। Okay, now what is the role of protein in muscle health and what are the good sources of lean protein? और इसके साथ ही साथ हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रोटीन अच्छा होता है पर it leads to the acidity when in turn leaches calcium from the body. So ma'am, how do we balance it? एब्सोल्युटली। सो कैसा रहता है कि बिल्कुल जिसने भी बताया कि भी ट्रू है कि जितना हमारी बॉडी एसिडिक होती है उसके कारण भी हमारा कैल्शियम लीच आउट होता है। तो फॉस्फोरस के कारण तो मैंने बता ही दिया, एक्सेस प्रोटीन के कारण होता है बॉडी एसिडिक, एक्सेस टी लेने से बॉडी एसिडिक होती है। तो ये सब कुछ कारण रहते हैं जिसके कारण एसिडिटी बढ़ती है और कैल्शियम लीच आउट होता है। तो अगर हम बैलेंस करने की मैं बात करती हूँ तो बैलेंस में मैं बात करूंगी कि जैसे आरडीए वाइज हमने लेना चाहिए। तो बेसिकली इफ आई टेक फॉर माय एग्जांपल, इफ आई टेक आई एम 60 kgs, ओके, तो 1.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, दैट मीन्स अगर मैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को मल्टीप्लाइड बाय 60 करूँ तो आई वुड रिक्वायर इन अ डे 60 grams ऑफ प्रोटीन। ओके,
ऐसा हो गया. सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी साइज, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मैटर करते हैं. बट एज अ आरडीए की बात करती हूँ या फॉर्मूला की बात करती हूँ, तो 0.8 to 1 gram protein would be sufficient to meet all your requirements per kg body weight, of course. ओके. Yes. और जब प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होना बहुत इजी नहीं होता हमेशा, तो उसके साथ हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर आप लोगे तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, एसिडिक नहीं होगा और इजीली डाइजेस्ट होंगे एंड एसिमिलेटेड अच्छे से. Now, okay, and you also asked me lean sources of protein, तो उसमें meat, fish, poultry and ये तो हो गया non-veg eaters के लिए. बट प्रोटीन्स अदरवाइज हम लोग हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस में बीन से ले सकते हैं, लेंटिल से ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. साथ ही साथ हम सीरियल और पल्सेस के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके ले सकते हैं. जैसे सीरियल का एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, राइस हो गया, ओके, एंड पल्सेस का एग्जांपल हो गया दाल. तो अगर ये हम कंबाइन करके देते हैं तो जो भी ये दोनों इसमें मिसिंग अमाइनो एसिड्स है वो एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं. सो दिस इज हाउ यू कुड कंप्लीट योर प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस. एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो है ही, साथ ही साथ आप एग्स भी ले सकते हो प्रोटीन के लिए. वेरी नाइस. डेफिनेटली जो हमारा बहुत पुराना चला आ रहा है, पहले से खाना चला आ रहा है कि दाल चावल सब्जी दही आप खाओ, तो डेफिनेटली वो क्यों है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है, मिनरल्स एंड विटामिन प्रॉपरली मिल रहा है. जैसे प्रोटीन की बात की, ओमेगा 3 डेफिनेटली हमारे इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है. तो ओमेगा 3 के क्या सोर्सेस है वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेज के थ्रू? ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की मैं बात करती हूँ तो बेसिकली इसमें भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं. अल्फा लिनोलेनिक एसिड रहता है, इकोसा पेंटेनोइक एसिड रहता है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड. ये अलग अलग टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए. तो अगर मैं डीएचए एंड ईपीए की बात करती हूँ तो ये हमारी फैटी फिश में देखने को मिलते हैं. तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या फंक्शन रहता है, ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, नर्व्स के फंक्शनिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के फंक्शनिंग में काम आता है. तो अगर मैं सोर्सेस की बात करती हूँ ओमेगा 3 के लिए, प्लांट सोर्सेस वुड बी फ्लैक्स सीड्स. तो आप फ्लैक्स सीड्स कैसे ले सकते हो, मे बी यू विल हैव टू स्लाइटली रोस्ट इट. एंड अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, या सैलेड्स खा रहे हो तो उसके ऊपर 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, तो उसके कारण आपको वो ओमेगा 3 मिल सकता है. देन नेक्स्ट वुड बी चिया सीड्स. तो चिया सीड्स वाटर में अगर हम डालते हैं तो वो स्वोलन हो जाते हैं. तो यही साथ आप चिया सीड्स वाटर में इनकॉर्पोरेट करके आप ले सकते हो. आप इनफैक्ट उसको दही में डाल के ले सकते हो, या फिर आपके कोई स्वीट्स होंगे उसमें आप चिया सीड्स डाल के आप कंज्यूम कर सकते हो. देन वॉलनट्स आर अ गुड सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3. तो वॉलनट्स आप अगर नॉर्मली अगर आपको स्नैक करने की इच्छा हुई, शाम को भूख लगी है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग चिप्स एंड अदर प्रोसेस्ड फूड्स यू कुड हैव ड्राई फ्रूट्स. तो आपको ओमेगा 3 इनटेक आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो वॉलनट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड देन फैटी फिश तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए. So yeah, these are some of the sources: walnuts, flax seeds, chia seeds, fatty fish. These would all ensure कि आपका omega 3 का requirement complete हो जाए. ओके. एंड अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और क्या फूड्स होने चाहिए? ओके, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली मैं पहले बताना चाहूंगी कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है. तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि विथ एज आपका बॉडी बोन्स पोरस होने लगते हैं, राइट. मीन्स उसमें वो नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस मीन्स आपके बोन्स पोरस होने लगते हैं और ब्रिटल होने लगते हैं, क्योंकि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी कम होने लगता है बोन्स में से. ओके, तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस. ना उसके अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करती हूँ तो ऑस्टियोपोरोसिस एज वाइज ज्यादा, एडवांसिंग एज में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखने को मिलता है. अर्ली मेनोपॉज, तो अब मैं फोकस करूंगी मेनोपॉज पे. तो बेसिकली कैसा रहता है कि विमेन में एस्ट्रोजन जो रहता है वो हमारे बोन के हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स के रेगुलेशन में हेल्प करता है. ओके, बट जैसे ही आपको आपका मेनोपॉज या मेनोपॉज आप रीच करते हो तो आपका बोन मास डिक्लाइन होना शुरू होता है, बिकॉज मेनोपॉज में आपका एस्ट्रोजन लेवल घट जाता है, राइट.
तो बोन का भी डेंसिटी कम होने लगती है. So estrogen has a very important role in preserving your bone mass. Okay. Now, अगर मैं बात करती हूँ कि key nutrients for preventing osteoporosis would be the same, which is going to help you in maintaining your bone density and bone minerals, which I already listed: calcium, phosphorus, magnesium, vitamin A, D, E, K, vitamin C, magnesium. और अभी मैं बात करती हूँ ईस्ट्रोजन की स्पेसिफिकली, तो फाइटो ईस्ट्रोजेंस करके ऐसे रहते हैं फूड्स. तो फाइटो ईस्ट्रोजेंस बेसिकली क्या करते हैं, वो हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करते हैं. वो सिमिलर रहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के साथ. मतलब अगर मैं बता रही हूँ कि वो सिमिलर रहते हैं उसके साथ, तो फाइटो एस्ट्रोजेंस ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बोन हेल्थ टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स. तो फाइटोएस्ट्रोजन के सोर्सेस हो गए हमारे, सोयाबीन हो गया, हमारा nuts and seeds हो गया. So these are some of the sources of phytoestrogens which will help you to prevent osteoporosis apart from the key nutrients which I already told you. ओके, वेरी नाइस. और मेनोपॉज की क्योंकि आपने बात की, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि जो भी पेरीमेनोपॉज में फीमेल्स हैं या उस एज में आ रहे हैं, तो उनको कैल्शियम, डाइटरी कैल्शियम एज वेल एज अगर रिक्वायर्ड है तो सप्लीमेंटेशन भी पहले से लेना चाहिए. आफ्टर मेनोपॉज नहीं है कि आपका मेनोपॉज हो गया देन यू आर स्टार्टिंग, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही आपकी बॉडी में नहीं होगा जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल आपका लोअर साइड जाने लगेगा. तो टाइमली कैल्शियम का राइट फूड के थ्रू या इफ रिक्वायर्ड राइट सप्लीमेंटेशन के थ्रू जरूर से लें. ओके राधिका, नेक्स्ट इज कि हाइड्रेशन हम हमेशा कहते हैं कि वन ऑफ द की न्यूट्रिएंट्स है, हमें हमेशा चाहिए होता है. तो एमएसटी में वो कैसे हेल्प करता है हाइड्रेशन? ओके, सो हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि हम उसको इतना लाइटली लेते हैं कि हाइड्रेशन से कुछ नहीं होता, बट इट हैज अ वेरी बिग रोल. बिकॉज नॉर्मली क्या करता है कि हमारे जॉइंट्स ऐसे है, राइट? ओके, तो ये जॉइंट्स के अराउंड हमारा साइनोवियल फ्लूइड रहता है. तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, इट विल एंश्योर कि हमारे जो दो बोन्स मीट कर रहे हैं वो प्रॉपरली ग्लाइड कर रहे हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन. अगर ये यहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं रहा, तो ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं या फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण फिर आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. स्वेलिंग हो गया, स्टिफनेस हो गया, राइट? सो हाइड्रेशन एंश्योर्स कि आपका जॉइंट प्रॉपरली लुब्रिकेटेड रहे. ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क की. तो ये हमारे स्पाइन में रहती है, और ये नॉर्मली क्या करती है कि हम जो भी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये एक शॉक अब्जॉर्बर के तरह काम करती है. ओके, और ये हमारे जो भी मैकेनिकल लोड्स एंड स्ट्रेसेस है, इसको बेयर करती है ये डिस्क. एंड दिस डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर. तो अगर ये वाटर कम हो गया तो हमें बैक पेन और अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्ड है कि वाटर ऑल्सो विल हेल्प यू टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मसल्स, जो कि जरूरी रहता है. उसके साथ ही साथ मसल का जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट रहता है, सो मसल इज कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिन. ओके, मसल का जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट क्रिएटिनिन रहता है, तो ये क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म. ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉपरली थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द किडनीज फ्लश हो जाए, तो इसके लिए भी वाटर का इंटेक बहुत जरूरी है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव वाटर. नाइस. ऐसे कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो निगेटिवली इफेक्ट करते हैं, लाइक कैफीन, अल्कोहल, और ऐसी क्या चीजें हैं जो निगेटिवली इफेक्ट करती हैं बोन एंड मसल हेल्थ को? ओके, लाइफस्टाइल फैक्टर्स नेगेटिवली जो इम्पैक्ट करती है, जो तो मैं न्यूट्रिशन क्या तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो गया, ट्रांस फैट हो गया, सैचुरेटेड फैट्स हो गया, देन हाई फॉस्फोरस रिच फूड्स हो गए, इंफ्लेमेटरी फूड्स हो गए, ये सब नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. ओके, नेक्स्ट लाइफस्टाइल वुड बी योर पुअर पोस्चर while sitting or while doing any activity. थर्ड वुड बी योर ऑक्यूपेशन वाइज. अगर आपका ऑक्यूपेशन इज डिमांडिंग यू टू डू सम वर्क, ये आपका लाइफस्टाइल ही वैसा है कि आपको वो काम करना ही है, वेदर इट इज टाइपिंग, और वेदर कोई पियानिस्ट हो गया तो उसका काम है पियानो बजाना, एंड वो कंटिन्यूसली एक रिपीटेड मोशंस जो हमारे हैंड्स को वगैरह स्ट्रेन करते हैं, तो उसके कारण नर्व इम्पिंजमेंट हो सकता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स. सिडेंट्री
lifestyle हो गया. So these are some of the various lifestyle disorders which could help, which could increase your chances of musculoskeletal disorders. ओके, क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ये स्ट्रेचेस हैं जो इम्प्रूव कर सकती हैं जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी में और मसल फ्लेक्सिबिलिटी में? Yes, डेफिनेटली. अगर मैं बात करती हूँ एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कार्टिलेज है उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है. तो मैंने जैसे बताया था कि बोन्स के ये कार्टिलेज जरूरी रहता है सो दैट बोन्स की एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ग्लाइडिंग हो पाए. अगर ये कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर होता है जो कि विद एज होता है, बट अगर ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिवली होने लगता है तो इसके कारण हमें जो भी है स्वेलिंग हो गया एंड अदर सिम्टम्स ये सब देखने को मिलते हैं. ओके, सो व्हाट आई वुड से इज कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर मैं बात करती हूँ तो आई वुड जस्ट लाइक यू टू रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर. कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसी स्ट्रेचेस तो जरूरी हैं आपकी बोन हेल्थ को, जॉइंट्स को ठीक रखने के लिए? यस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही मैं अगर एक्सरसाइजेस की बात करती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेट बेरिंग जॉइंट से जो भी स्ट्रेस और प्रेशर है वो रिलीव हो, तो हमें एक्वेटिक एक्सरसाइज मतलब स्विमिंग करना चाहिए. तो स्विमिंग से काफी आपका प्रेशर रिलीव हो जाता है जॉइंट्स से. एंड देन अगर मैं स्ट्रेचेस की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जिसमें आप बेसिकली यू हैव टू लिफ्ट वेट्स, बट देन ऑब्वियसली इट हैज टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल. तो इसके कारण आपका मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो वो बोन को भी साथ ही साथ प्रोटेक्ट करके चलते हैं. देन नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट यू इज स्ट्रेचेस की अगर हम बात करते हैं तो योगा इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप नॉर्मली इफ यू आर नॉट एबल, इफ यू डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर आप नॉर्मली ग्रेजुअली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं धीरे धीरे, तो आप सिंपल आसन जैसे भुजंग आसन हो गया, जिसे हम कोबरा पोज बोलते हैं, चाइल्ड पोज जो बोलते हैं, जो बालासन हो गया, ये बेसिक स्ट्रेचेस सूर्य नमस्कार से आप शुरू कर सकते हो. तो इनके कारण आपकी हिप की मोबिलिटी और बाकी सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहेगी और उसके कारण आपका पेन भी रिलीव होगा. बिल्कुल, कुछ ऐड ऑन करूंगी राधिका. अगर बहुत ज्यादा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है और अदरवाइज भी हम सिंपल चीजें अगर बैठे हैं तो कुछ देर में उठ के हम देख सकते हैं कि हमारे जॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, वहां वर्क कर सकते हैं. सबसे पहले हाँ हम नेक मूवमेंट कर सकते हैं कि हमारे को नेक को हम राउंड कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, ईयर को हम शोल्डर में टच कर सकते हैं स्ट्रेट करके. ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है. साथ साथ शोल्डर्स को हम रोल कर सकते हैं, दिस पे शोल्डर्स को रोटेट कर सकते हैं. पैरों की बात करती हूँ तो नॉर्मल काफ का स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेचेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ऐसे बेसिक मूवमेंट भी कर लिए तो उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और थोड़ी मोबिलिटी तो डेफिनेटली रिटेन रहेगी. जैसे हम फिंगर्स को, रिस्ट को, इन सब को जब हम मूवमेंट में रखेंगे, रोटेट करेंगे, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और जॉइंट्स आपके अच्छे रहेंगे. इसके साथ साथ काउ एंड कैट पोज जो होता है वो बहुत अच्छा होता है स्पाइन के लिए. भुजंग आसन बताया, भुजंग आसन एक बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, इसको जरूर करो. और एक चीज और बोलूंगी कि अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं, बैठे बैठे हमारे शोल्डर्स थोड़े से स्टिफ होने लगते हैं, तो सिंपल सा हम आगे करके अपने को फिंगर्स को एकदम स्ट्रेट करके पहले स्ट्रेच करेंगे, आगे करके या ऊपर करके, देन ये यहाँ ले जाएंगे एंड यहाँ जॉ में रखेंगे दिस वे. ये करके स्ट्रेट करके आइस को हम सिंपल लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करेंगे स्लोली एंड देन चारों तरफ उसको राउंड राउंड सर्कुलेट करेंगे. आप देखेंगे तो आपकी अगर जो स्टिफनेस है वो ठीक हो जाएगी अगर आप बहुत देर से बैठे. ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम करेंगे तो जॉइंट्स को हम केयर कर सकते हैं उन्हें. मैम मैं और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी. लाइफस्टाइल में जैसे आपने बताया कि क्या मॉडिफिकेशंस और कर सकते हैं, जैसे अगर हमको पता है कि हमें बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बाइक चलाता होगा, टू व्हीलर चलाता होगा और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस उसका डिमांड ही करता होगा जॉब की, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो हम कुछ असिस्टिव डिवाइस जैसे शोल्डर ब्रेस करके रहता है
शोल्डर ब्रेस पहन सकते हैं, तो उसके कारण आपकी दैट ब्रेस विल नॉट अलाउ यू टू स्लाउच, वो इट इंश्योर्स कि आप ऐसी नॉर्मल बैक और शोल्डर आपका पोस्चर सही से रहे। तो ये कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हो गए। ऑर्थोटिक्स, अगर आपको फुट में प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत चलना होता होगा एंड आपके फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, तो आप उस हिसाब से ऑर्थोटिक्स या फुट रिलेटेड मतलब फुटवेयर भी आप उस हिसाब से आप अपनी चेंज कर सकते हैं। देन अर्गोनॉमिक्स की मैं बात करती हूँ कि चेयर की पोजीशन, आपकी आईज की पोजीशन, आपकी बैठने की पोजीशन, यू हैव टू वर्क अराउंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, तो आपका पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। Very nice. So Radhika, where can people find reliable information and resources about this MST? ओके तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गया कि कुछ भी हाथ रहा तो गूगल कर लेते हैं लोग। सो गूगल डज गिव यू इंफॉर्मेशन बट 100% रिलायबल नहीं होता है। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली आस्क योर डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। अगर आपको दिख रहा है कि आपको बार बार बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, एक ही जॉइंट पे आ रही है, तो ऐसा नहीं कि आप गूगल कर दो एंड फिर आपको वो डायग्नोसिस मिल जाए, है ना। इट शुड बी बेटर यू कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिक, और मे बी इफ यू हैव दैट रेकरेंट स्वेलिंग तो आप र्यूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। आप अपने अगर आपको डाइट रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कीजिए। साइंटिफिक जर्नल्स आप पढ़ सकते हैं। यस, सो माय बट बेसिकली अगर आपको कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली देन तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। Very nice. True. क्या आप कोई मील प्लान सजेस्ट कर सकते हो टू इम्प्रूव योर मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ? ओके, सो मील प्लान की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे मैंने बताया कि मील प्लान में हमारे कैल्शियम रिच फूड्स, फॉस्फोरस रिच फूड्स, ये तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए। अभी मैं मील प्लान की बात करती हूँ तो ओके, वन मोर थिंग आई रिमेम्बर्ड राइट नाउ इज कि अगर आपको आपके स्पाइसेस जो हो गए, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब भी काफी हेल्प करते हैं आपके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में। तो मील प्लान में अगर आप सुबह सुबह जिंजर वाटर ले लिए, जिंजर लेमन वाटर, दैट वुड बी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट इन मॉर्निंग यू कैन हैव अ मूंग दाल चीला और बेसन चीला, जिससे आपको प्रोटीन एंड कार्ब्स दोनों मिल जाएंगे। देन मिड मॉर्निंग में आप मे बी एक फ्रूट ले सकते हो परहैप्स, या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। ओके, देन लंच में आप रागी की रोटी ले सकते हो, और साथ ही साथ उसके साथ वेजिटेबल्स एंड दाल आपका सफिशिएंट अमाउंट में आपने लेना चाहिए। शाम को आप मखाना ले सकते हो या राजगिरा ले सकते हो। देन रात इन डिनर यू कैन हैव योर बाजरा फॉर आयरन, जिसके आई टोल्ड यू कि बोन के लिए आयरन भी जरूरी रहता है, तो आप बाजरा ले सकते हो या नॉर्मल खिचड़ी ले सकते हो। एंड देन अगर सोते समय यू कैन हैव योर टर्मरिक मिल्क, तो ये टर्मरिक भी एंड मिल्क बोथ आर समथिंग दैट विल सिग्निफिकेंटली एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। थैंक यू। हमने न्यूट्रिशन की बात की, हमने फिटनेस की बात की, हमने एक्सरसाइजेस की बात की। एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगी, अगर स्टिफनेस है बॉडी में और बहुत ज्यादा स्टिफनेस कई बार आ जाती है, तो उसके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को आप ल्यूकवार्म करके कैस्टर ऑयल का मसाज ले सकते हो बॉडी में। एक बार अपने हेल्थ प्रोफेशनल को दिखा कर क्या आपके लिए अलाउड है या नहीं है। अदरवाइज स्टिफनेस से तो आप वो ले सकते हो, और साथ में उसके बाद फॉर 20 to 30 मिनट्स आप हॉट फॉर्मेशन कर सकते हो, यानी कि कोई भी गर्म पानी में टॉवल को डिप करके अपने बॉडी के ऊपर रख सकते हो, ऐसे किसी भी पार्ट में, जैसे कि आपका स्पाइन वाला पार्ट हो गया, बैक हो गया, आपका बैक एक हो रहा है, ये सिर्फ स्टिफनेस है, तो ये भी चीजें आप कर सकते हो। क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है ये इन्फ्लेमेशन को बहुत इजीली रिड्यूस करता है और पेन को भी रिड्यूस करेगा, तो ये चीजें भी आप Absolutely. एड ऑन कर सकते हो उसमें। जी मैम, एंड मसाज से वगैरह भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, तो मसल रिकवरी में हेल्प करता है वो। हॉट फर्मेंटेशन से भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ अगर आपको जस्ट मतलब इतने में अगर इंजरी हुई होगी, तो जस्ट अगर इतने में हुई होगी, या फिर आपका बहुत सालों से क्रॉनिक है पर वो बार बार फ्लेयर अप होते रहता है, तो उसमें आप कोल्ड पैक भी यूज कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नॉर्मली कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते डेफिनेटली आपको किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर से बात करके करना हो। है यस, ये, एब्सोल्युटली। और मसाज भी आपको किसी से भी नहीं लेना चाहिए, जो उसके थेरेपिस्ट है उनसे ही लेना है। प्रोफेशनल मसयूज जो हम प्रोफेशनल, बोलते हैं, उनसे ही लेना चाहिए।
डेफिनेटली लास्ट में मैं आपसे बोलूंगी डाइटिशियन राधिका कि एक बार आप समराइज कर दें आज जो भी हमने बात की है उसको, एक 1 मिनट में अगर आप समराइज कर दें। यस, सो आज हमने बात की कि मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कि मैंने बताया कि इसमें ये आजकल बहुत प्रिविलेंट है, सिर्फ ओल्डर पीपल इससे नहीं अफेक्ट होते हैं। ये अभी एक मिथ जैसा हो गया है कि सिर्फ ओल्डर पीपल को अफेक्ट करता है। नो, आजकल ये रादर आई वुड टेल यू कि यंगर जनरेशन भी बहुत अफेक्ट हो रही है, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन, राइट फ्रॉम टीनेजर्स, एवरीबडी इज बीइंग अफेक्टेड। सो जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है, नेसेसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो गया, एडिक्वेट स्लीप की मैं बात करती हूँ तो एडिक्वेट स्लीप लेना चाहिए फॉर प्रॉपर रिकवरी। अर्गोनॉमिक्स की मैं बात करती हूँ, प्रॉपर चेयर पोजिशनिंग, असिस्टिव डिवाइसेस यू शुड यूज। अगर आपको लगता है कि अगर आपको बहुत ट्रैवल करना है या आपको कंटिन्यूसली बैठने का काम है तो आपका पोस्चर सही से रहना चाहिए, तो शोल्डर ब्रेस वेयर कीजिए। प्रॉपर हाइड्रेशन रखिए जिसके कारण जॉइंट लुब्रिकेशन प्रॉपर रहेगा। प्रोसेस्ड फूड्स, एसिडिक फूड्स, फूड्स रिच इन कैफीन, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सॉल्ट, ये सब थोड़ा कम कर दीजिए बिकॉज ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। देन अगर मैं एक्सरसाइजेस की बात करती हूँ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्वेटिक एक्सरसाइज मतलब स्विमिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड देन नॉर्मली हम बैठे बैठे भी जितना हो सके मूवमेंट्स, जैसे आपने बताया कि नेक रोटेशन करना, शोल्डर्स रोटेट कर लिया, रिस्ट एंड फिंगर्स को के मूवमेंट्स कर लिए, ये सब आप नॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दिस इज समथिंग। एंड या गूगल करना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंजरी हो गई है या आपको कुछ डाउट है तो प्लीज जाके अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से पूछिए, बिकॉज दे वुड बी द बेस्ट पीपल टू टेल यू अबाउट व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन योर बॉडी। एंड कभी ट्राई टू आइडेंटिफाई द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। अगर बार बार आपको दिख रहा है कि एक ही जॉइंट पे या एक ही चीज पे आपको स्वेलिंग बार बार आ रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। ऐसा रहता है कि पीपल आर अनअवेयर, उनको लगता है हाँ ठीक है आ गई है स्वेलिंग, ओके मेडिसिन पॉप अप कर लिया एंड देन इग्नोर कर दिया। तो कंसल्ट योर प्रोफेशनल्स एंड या सीक द एडवाइस फ्रॉम देम। ग्रेट, थैंक यू डाइटिशियन राधिका। डेफिनेटली आज का सेशन है बहुत लोगों को हेल्प करेगा। और डाइटिशियन न्यूट्रिशन में जस्ट वन थिंग मैम मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी, न्यूट्रिशन में आपके होल ग्रेन्स इनकॉर्पोरेट कीजिए। रागी हो गया, बाजरा हो गया, एंड जो भी आपके मिलेट्स है, जवार हो गए, ये इनकॉर्पोरेट कीजिए। अल्कलाइजिंग, मैं बोल रही हूँ कि एसिडिटी बढ़ती है तो कैल्शियम लीच आउट होता है, ये मैंने बताया राइट। तो जो भी अल्कलाइजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोस्टली अल्कलाइन बनाते हैं बॉडी को, तो वो इनकॉर्पोरेट कीजिए। आपका प्रोटीन आप एक्सेस में मत लीजिए। ऐसा रहता है कि लोगों को लगता है प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो वो प्रोटीन पाउडर ही बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो ये मत कीजिए। अगर आपको सफिशिएंटली प्रोटीन मिल रहा है एंड योर ओवरऑल रिकवरी एंड सब कुछ सही से हो रहा है तो एक्सेस प्रोटीन मत लीजिए। एक्सेस कैफीन, एक्सेस टी अवॉइड कीजिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, जैसे मैंने बताया वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, एंड यस दैट्स इट आई थिंक। थैंक्स अ लॉट। डेफिनेटली बहुत ही इंफॉर्मेटिव था आज का सेशन। और जो अभी देख रहा है लाइव के बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा उन सभी के लिए एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस। थैंक यू so much for having me here, ma'am. Thank you. मोस्ट वेलकम डियर।